26 नवंबर 2025 हांगकांग का टाई प्रो डिस्ट्रिक्ट। सुबह करीब 8 बजे एक मिडिल क्लास फैमिली अपने ब्रेकफास्ट बना रही थी। उनके बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन तभी और बिना किसी वार्निंग के अचानक पूरी बिल्डिंग धधकने लगी। आग के गोले में तब्दील हो गई। लोग बालकनी से चीखते रहे, चिल्लाते रहे। ऊपर फ्लोर वाले लोगों ने पुलिस को कॉल किया कि हमें बचाओ, और ग्राउंड फ्लोर के लोग फंस चुके थे उस भीषण आग में। 1000 से ज्यादा बिल्डिंग के लोग एक ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में फंसे हुए थे और हो गया एक दर्दनाक हादसा। और हादसा भी ऐसा कि 128 लोग जल के धुएं से मर गए और 300 से ज्यादा लोग झुलस गए उस आग में। और हांगकांग के इतिहास का सबसे बड़ा डेडली ट्रेजेडी बन गया ये। लेकिन पता है सबसे शॉकिंग बात क्या थी? यह हादसा किसी गैस ब्लास्ट के कारण नहीं हुआ। यह हादसा किसी शॉर्ट सर्किट के कारण नहीं हुआ, बल्कि रिनोवेशन के दौरान स्कैफोल्डिंग में आग लगने की वजह से शुरू हुई है। वही स्कैफोल्डिंग जिसे बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज किया जाता है, रिनोवेट करते समय लेबर को ऊपर पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है, ताकि लेबर आसानी से ऊंचाइयों तक जा सके। स्वागत है आप सभी का, मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और आज हम बात कर रहे हैं हांगकांग सिटी के आग फायर के बारे में। I want to take you straight back to Hong Kong. We've just taken a look at those live pictures of the fire engulfing the residential building there. In Hong Kong are working to reach anyone who may still be trapped in that high-rise apartment complex that caught fire. तो हांगकांग दुनिया का सबसे कॉम्पैक्ट और सबसे वर्टिकल सिटी है। 1600 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है। यहाँ 80 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और लैंड इतना कम है कि लोग वर्टिकली ही रह सकते हैं, हॉरिजॉन्टली एक्सपांड नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते अब अगले गांव को यार शहर में इंक्लूड कर लो, अवेलेबल ही नहीं है। ये सिटी दुनिया की हाई राइज हब भी कहा जाता है, जहां हर बिल्डिंग करीब करीब 40 से 70 फ्लोर्स की होती है। और जिस आज बिल्डिंग की बात कर रहे हैं वो 31 फ्लोर की बिल्डिंग थी। और कोई भी एक छोटा सा सेफ्टी मिस्टेक लाखों लोगों को इफेक्ट कर सकता है। और इसी सुपर डेंस एरिया का टाई प्रो डिस्ट्रिक्ट में वोंग फू कोर्ट, जहां 8 टावर का एक जाइंट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक टावर नंबर 3 के फसाड में रिनोवेशन का काम चल रहा था। बिल्डिंग के बाहर बंबू स्कैफोल्डिंग लगा था, जिसे कवर किया गया था प्लास्टिक मैश ग्रीन नेट से। विंडो सीलिंग के लिए फोम पैनल्स और प्लास्टिक इंसुलेशन भी लगाई गई थी। बस तभी एक स्पार्क शायद ग्राइंडर से या वेल्डिंग वर्क से या फिर किसी भाई साहब ने सिगरेट घुमाकर फेंका, इसी मटेरियल पे गिर गया और फिर सुबह 8:04 पे एक जगह आग लग गया। ये जो ग्रीन नेटिंग होती है ना, ये प्लास्टिक बेस्ड होती है, जो कि हाईली फ्लेमेबल है। मतलब तुरंत एक माचिस मारो तुरंत जल जाएगा। और साथ में बम्बूस होल्स, जिसमें आग घी का काम कर गया, क्योंकि बम्बू होल्स ने ऑक्सीजन पहुंचा दिया उन्हें। मतलब समझो बम्बू ने एक तरह से लिफ्ट का काम किया इस आग को ऊपर पहुंचाने के लिए। और सुबह 8:05 से 8:08 तक आग वर्टिकली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगी। क्योंकि आपने इंडिया में आग लगते देखा होगा, एक झुग्गी में आग लगा तो दूसरे झुग्गी में थोड़ा देर पहुंचता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली एक्सपांड होता है। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में जो हॉरिजॉन्टली एक्सपांड नहीं होता, आग वर्टिकली एक्सपांड होता है। और फिर आग फैसाड की बालकनी से घुसती चली गई घर के अंदर, विंडो तोड़ के एसी डक्ट के अंदर पहुंच गया और 3 मिनट के अंदर टावर के 10 फ्लोर को आग ने निगल लिया। एक बीबीसी के इंटरव्यू मैंने सुना कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को फोन किया उसके ऑफिस में और बताया कि धुआं भर रहा है, और धीरे धीरे बात करते करते वो बता रही है कि उसके घर का कुत्ता और वो धुएं से सांस नहीं ले पा रहे हैं और बेहोश होने वाले हैं। और लाइव फोन में उसकी बीवी और उसका कुत्ता इंस्टेंट बेहोश हो गए और वहीं मर गए। फिर बजा सुबह 8:10। अलार्म फेलियर हो चुका था। कई फ्लोर पर फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे। कई जगह मेंटेनेंस भी चल रहा था। समझो ये साइलेंट किलर की तरह काम किया। रेसिडेंट्स को वार्निंग मिल ही नहीं पाई। फिर सुबह 8:12 से 8:20 तक आग की वजह से जो धुआं, जो कि जलती हुई प्लास्टिक और फोम का था, उसी जहरीले धुएं से बिल्डिंग भर चुका था, जिससे लोग अनकॉन्शियस होने लगे। फिर सुबह 8:30 तक बाहर जो स्कैफोल्डिंग लगी है बंबू के, वो हीट के प्रेशर से नीचे गिरने लगी। और जो नीचे कारें खड़ी थी, इसके चपेट में आने के कारण वो भी ब्लास्ट होने लगी, और जिसके कारण बिल्डिंग के नजदीक पहुंच पाना सबके लिए मुश्किल हो गया। याद रखना ये बात, बिल्डिंग के नजदीक जाना सबके लिए मुश्किल हो गया। तो जो अभी फायर ब्रिगेड आएंगे उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन आगे बढ़ते हैं अपन। 9 बजे क्या हुआ? हवा का डायरेक्शन की वजह से आग, क्योंकि 30 मंजिला टावर है तो हवा का फ्लो भी ज्यादा है, तो आग ने टावर नंबर 4 के फसाड को भी जलाना शुरू कर दिया।
10 बजे तक 1000 से ज्यादा फैमिली ट्रैप्ड हो चुकी थी इन बिल्डिंग्स में। फायर फाइटर्स बिल्डिंग्स में इंटर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गाड़ियां नजदीक नहीं जा पा रही थी, क्योंकि आग लगी हुई थी गाड़ियों में भी, क्योंकि फसाड ब्लॉक कर चुका था, जिसकी वजह से ऊपर के फ्लोर्स में लोग फंस चुके थे। और आखिर में 180 लोग अपनी जान गंवा दी, 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और ये जो 8 टावर थे जिसमें से 6 तो लगभग जल गए और 7वें में आग लग चुकी थी। और न जाने कितने लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। बहुत सारे लोग इतने ज्यादा तरीके से झुलस चुके हैं कि पहचान भी नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था स्कैफोल्डिंग, जो फ्यूल की तरह काम करने लगा, क्योंकि स्कैफोल्डिंग, प्लास्टिक मैस और फोम ने एक चिमनी इफेक्ट क्रिएट किया, इससे हीट ऊपर जाती है और मैस उसे रॉकेट की स्पीड में ऊपर पहुंचा देता है। लेकिन एक बात याद रखना, एक जस्ट अभी 2024 में सर्वे हुआ था जिसमें पता चला था कि 40% से ज्यादा लोग वहां 65 साल के ऊपर रहते हैं, मतलब वो बुजुर्ग लोग भाग भी नहीं सके। और दूसरा रीजन है इम्प्रॉपर फायर रेटेड मटेरियल, मतलब रिनोवेशन में लगाई गई मैस, फोम, सीलिंग मटेरियल बिल्कुल भी फायर रेसिस्टेंस नहीं थे। इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, जिससे तुरंत आग लग जाती है। तीसरा रीजन, जो कि सबसे बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि यह बिल्डिंग 1985 में बना था, तो उस समय का एफिशिएंट कंपार्टमेंट बनाना नहीं था। तो तीसरा यही सबसे बड़ा रीजन है, इनसफिशिएंट कंपार्टमेंट। बिल्डिंग अपार्टमेंट के बीच प्रॉपर स्टॉपिंग नहीं था, इसीलिए फायर विंडो ब्रेक करके फ्लैट के अंदर घुसने लगा ये आग और काला धुआं। चौथा रीजन था अलार्म फेलियर। बहुत सारे रेसिडेंशियल ने कहा कि हमारे फ्लोर का अलार्म ही नहीं बजा क्योंकि मेंटेनेंस नहीं था, और जहां मेंटेनेंस हो भी रहा होगा वहां ऑपरेशनल नहीं था। ये सबसे बड़ा सिस्टम था, क्योंकि वो जो मैं बताया था 65 ईयर से ज्यादा लोग जो 40% रहते हैं उनको पता ही नहीं चला, वो भाग ही नहीं पाए। और यदि ये फायर सिस्टम चलता तो शायद कुछ जाने और बच सकती थी। फिर है पांचवा रीजन, सिंगल एस्केप रूट का होना, मतलब एक ही रास्ता है निकलने का। स्टेयरकेस में स्मोक भर गया क्योंकि वो प्रेशराइज नहीं था, क्योंकि 1985 का टेक्नोलॉजी था यार। 1985 मतलब 15 और 25 40 साल पुराना बिल्डिंग, इसलिए आज के समय पे ये होना ही चाहिए। रिसेंटली एक रील मैंने देखा मिस्टर समय रैना का कि उनके बिल्डिंग पे तुरंत एक इमीडिएट ड्रिल करवाया गया कि भाई साहब आपके यहां आग लग गई है, तुरंत बाहर निकलो। और आप वो वीडियो देखो, लोग कितना रिलैक्स होकर निकल रहे हैं। मतलब समय रैना के जो एक मित्र हैं वो कह रहे हैं कि भाई तू अपना पासपोर्ट उठाया क्या? तो समय रैना कह रहा है नहीं, तो जा पासपोर्ट उठा गया। भाई साहब अंदर जाने पासपोर्ट उठाने, और बोले थोड़ा फ्रेश हो जाता हूं यार, बिल्डिंग को पानी भी तो चाहिए, क्योंकि उनकी स्टाइल ही वही। लेकिन कितना खतरनाक हो सकता है ये, हम तैयार ही नहीं है उसके लिए। और अब बात करते हैं छठवें रीजन का, वो है एक्सटर्नल फायर शील्ड मिसिंग। मॉडर्न हाई-राइज बिल्डिंग में फसाड के पीछे शील्ड लगाते हैं जिससे आग बिल्डिंग के बाहर से बिल्डिंग के अंदर इंटर ही ना कर पाए, जो इस बिल्डिंग में नहीं लगाई गई थी। तो कोई भी हाई राइज बिल्डिंग बनाते वक्त या रिनोवेट करते वक्त इसी बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें बस फायर रेसिस्टेंस स्कैफोल्डिंग नेटिंग का ही यूज हो, प्लास्टिक मैस का नहीं। फायर प्रूफिंग नेटिंग मैंडेटरी होनी चाहिए, प्रेशराइज स्मोक प्रूफ स्टेयरकेस मैंडेटरी होने चाहिए। आप अपने अपार्टमेंट में, अपने रेसिडेंशियल कॉलोनी पे, अपने सोसाइटीज में, वो जो बीड़े भाई है ना आपके, एक में वो सेक्रेटरी, उनको जाके बोलो प्लीज प्लीज, एक कॉस्ट लगेगा, आप खुद बियर करो या सोसाइटी को प्लान करो, लेकिन जान है तो जहान है, क्योंकि स्मोक भी आग जितना ही खतरनाक है। इसलिए स्टेयरकेस प्रेशराइज कंपलसरी होनी चाहिए कि आग लगे तो आप भाग सको। पता चला पूरा स्टेयरकेस ही धुआं भर गया तो आप क्या ही कर सकते हो। और जो अलार्म्स है, स्प्रिंकलर्स है, हाइड्रेंट टेस्टेड होने चाहिए ताकि वक्त आने पर ये काम भी आए। नहीं तो लगा है 40 साल तक आग नहीं लगा तो साला इतना जाम लग गया है, कीड़ों ने अपना घर बना लिया है कि पानी का प्रेशर ही नहीं है उसमें। और इनकी मंथली नहीं तो क्वार्टरली नहीं तो हाफ ईयरली तो मैंडेटरी एक ड्रिल होनी चाहिए। रिनोवेशन के दौरान फायर रिस्क हाईएस्ट होता है भाई, ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए। जिस तरीके से आप 10-15 लाख रुपए की कार का रेगुलर मेंटेनेंस कराते हैं, ठीक उसी तरीके से 50-60 लाख करोड़ों के जो फ्लैट्स हैं उसका मेंटेनेंस जरूर करवाएं। तो दोस्तों, ये हांगकांग का ये एक इंसिडेंट वार्निंग है हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए, हाई राइज बिल्डिंग के ऑपरेट करने वाले एसोसिएशन के लिए, और स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग बनाने वाले डेवलपर्स के लिए। रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत कीमती है हम लोगों की जान, प्लीज इससे खिलवाड़ ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।